खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। सरकार बनी है उससे बिहार को चहुमुखी विकास की उम्मीद जगी है। ये देखना है नीतीश सरकार अब किस तरह से बिहार को चौतरफा विकास दे पाते हैं। वैसे तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस बार देखना है नीतीश कुमार जी कौन सी बड़ी प्राथमिकता लेकर बिहार के लिए आगे चलते हैं। जनता की जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर किस तरह से नई सरकार किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा वो तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन उम्मीद ये है कि बिहार तरक्की के रास्ते पर चलेगा और जो बेरोजगारी की जो बात की जा रही है, जो महंगाई की बात की जा रही है, जो शिक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है, तो शायद तमाम चीजों में उन्होंने मजबूती के साथ विकास देने का काम करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कल कारखानों के भी उम्मीद की जा रही है कि बिहार में कल कारखाने बढ़ेंगे। बस उम्मीद ही उम्मीद है। इस उम्मीद पर कितने खड़े उतर पाते हैं। तो नीतीश जी बड़े मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। अब देखना है कि दोनों मिलकर किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाते हैं। बस आगे देखते रहना है, देखते ही जाना है। राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं वैसे लोगों को और अन्य कई लोगों को इस बात का ध्यान होगा कि कितनी बातें हम सब लोगों ने उसमें चर्चा कर दी थी। और आप जानते हैं यहाँ पर जो बोध गया जो इतना महत्वपूर्ण स्थल है और आज भी जो अपने बिहार सब जगह से जो पर्यटक आते हैं या बाहर के लोग आते हैं उसकी संख्या सबसे अधिक आने वाले लोगों की संख्या है बोध गया में और गया है। तो जाहिर हो नई सरकार नई विकास के साथ और बिहार को विकसित करेगी, जिससे कि विकास की उम्मीद बढ़ी है। इससे उम्मीद जगी है कि अब मगध का भी विकास होगा। मगध बहुत पीछे था, बिहार का विकास होगा और तेजी से विकास होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो इस तरह से नीतीश अब बिहार विकास की गति पर दौड़ चलेगा। तो इन तमाम सुर्खियों के साथ आपके साथ हैं अशोक कुमार अंज। तो वैसी स्थिति में हम लोगों को लगा कि भाई बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ आकर के विदेश से चले जाते हैं। रहने की जगह तो अनेक बनी हुई जो किसी तरह से देश के किसी हिस्से से आते हैं रहते हैं और कितने होटल्स और बन भी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी जो कई तरह के आते हैं, यहाँ तक कि दूसरे राज्य जिनकी आस्था भगवान बुद्ध के प्रति है वैसे दूसरे राज्यों के यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री और कितने लोग आते रहे और हम लोगों को उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते रहना पड़ा है और किस तरह से उनको रखना पड़ता था। कभी कभी लोग आते थे तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लोगों के मन में था कि भाई एक ऐसी स्थिति बननी चाहिए जहाँ पर लोग बाहर से आते हैं तो उनके रहने का इंतजाम ठीक ढंग से होना चाहिए। तो जब वो इतना अच्छा बन गया कि बहुत लोग आने लगे और आज भी जब जाते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और देखते हैं यहाँ तक कि केंद्र से भी कई लोग आकर के कमेटी की मीटिंग करते हैं। तो ये सब चीज वहां पर हम लोगों ने किया और वहां के बाद आप सबको मालूम है कि पटना में भी सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बना, वो सब किया। लेकिन उसको देखते लोग उसी समय हमारे मन में था कि जब तक बोध गया कि नहीं बनेगा। और जब ये बात हो गई थी केंद्र का सहयोग मिला था कि भाई यहाँ पर बनने के लिए, तो उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि हम यहाँ पर का जो कन्वेंशन केंद्र है वो इतना सुंदर बनाएंगे कि और जो कुछ भी हम लोगों ने बना दिया है पहले से उससे बेहतर बनाएंगे। वहाँ जरा देख लीजिए कि सब जगह से बेहतर बना दिया है। अब जो भी लोग आएंगे यहाँ जान लीजिए बोध गया में आकर के कितने
पूरी बात की जानकारी मिल जाएगी लोगों को, तो कितने लोग अब आएंगे यहाँ, कितने लोग आएंगे, कैसे मीटिंग होगी। अब सब कुछ बन गया, हमने देख लिया कि हर प्रकार की मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस कोई करना चाहेगा, कोई मीटिंग करना चाहेगा, और सबके लिए भोजन का इंतजाम करने का प्रबंध सब कुछ कर दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर अपना कार्यक्रम करेगा तो किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। सांस्कृतिक केंद्र बन गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन गया। अब जो लोग भी आएंगे बड़ी खुशी होगी। तो मुझे खुशी है कि थोड़ा वक्त तो लगा है लेकिन अब बन गया है। बोधगया के सर्वांगीण विकास हो जाएगा और आने वाले समय में प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। Which has played a historic part with it. ये राष्ट्रपति जी का है, इसको भी आप नकारते हैं। अरे जो चीजें इतिहास के पन्नों में आए हैं, तारीख लिखा है, उस तारीख को भी आप मानने वाले नहीं हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस चीज को मानते हैं। क्या हिटलर के बुक को मानते हैं? किसके लिए? और हमेशा आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गालियां देना और नेहरू जी को टारगेट। अरे नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं, वो नामुमकिन है। वो सबसे ऊंचा है दुनिया में उसका नाम है। अब उतना ऊंचा आप कभी नहीं बन सकते। आप नीचे है, नीचे ही रहेंगे। जिससे प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए था। सभापति जी, जब देश कहीं बड़ी समस्याओं जैसे आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सामाजिक मुद्दे में से जूझ रहा है, तब भी प्रधानमंत्री की दिलचस्पी केवल चुनावी प्रचार में रहता है, ना कहीं ऐसे ध्यान भटकाने के सब चीजें इस सदन के सामने लाकर इसमें अपना समय देते हैं। सर, उन्होंने वंदे मातरम पर बहस केवल बंगाल चुनावों के ध्यान में रखकर ही की है, ये मेरा कहना है। ये उसी लिए तो आपने ये की। इस गलत फहमी में न रहे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर हमला करके असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। ये नहीं हो सकता। इस सदन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि भारत माता को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये संसद जनता के मुद्दों और उनके समाधान के बारे में बहस करे। ये मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं ये बातें उनके सामने रखी है। और प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। आइए मिलते हैं हैमरमैन शिबू मिस्त्री से। इन्हें हथौड़ा पुरुष शिबू मिस्त्री जी का संज्ञा प्रदान है। आइए बात करते हैं शिबू मिस्त्री जी से, हैमरमैन शिबू मिस्त्री जी से। हथौड़ा नहीं रहता तो पहाड़ कैसे टूटता? चलिए हथौड़ी बना के दिया तो पहाड़ तोड़ा, आग रास्ता बनाया दशरथ मांझी ने। क्या अब आने जाने में बहुत दिक्कत था, अब देखिए सुविधा हो गया। गया के तत्कालीन जिलाधिकारी कुमार रवि ने इन्हीं के छेनी और हथौड़ा का मोमेंटो बनवाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दशरथ मांझी के महोत्सव में सौंपे थे। कितना छेनी हथौड़ा दिए तोड़? कोई ठिकाना नहीं कितना छेनी हथौड़ी दिया है, कोई ठिकाना नहीं कितना छेनी हथौड़ी दिया है बना के। पहले सोचे थे कि ऐसा पहाड़ टूटेगा और रास्ता बन जाएगा? पहले
किसी को सोच नहीं था कि रास्ता बन जाएगा, पहाड़ टूटेगा। तो क्या कहते थे दशरथ मांझी? दशरथ मांझी क्या कहते थे? दशरथ मांझी वही पहाड़ तोड़े, रास्ता बनाए, छेनी हथौड़ी दिया शिबू मिस्त्री, और उससे पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाए। यह है हैमरमैन शिबू मिस्त्री, जिन्होंने दशरथ मांझी को 22 साल पहाड़ तोड़ने के लिए छेनी और हथौड़ा दिए थे। इन्हीं के दिए हुए छेनी और हथौड़ा से दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर आमजनों के लिए रास्ता बनाया। 1960 से 1982 तक इन्होंने दशरथ मांझी को फ्री छेनी और हथौड़ा दिया पहाड़ तोड़ने के लिए। इन्हीं के दिए हुए छेनी और हथौड़ा से दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर आम जनों के लिए रास्ता बनाए। आइए मिलते हैं हैमरमैन शिबू मिस्त्री से। इन्हें हथौड़ा पुरुष शिबू मिस्त्री जी का संज्ञा प्रदान है। आइए बात करते हैं शिबू मिस्त्री जी से, हैमरमैन शिबू मिस्त्री जी से। हथौड़ा नहीं रहता पहाड़ कैसे टूटता? छेनी हथौड़ी बना के दिया तो पहाड़ तोड़ा, और रास्ता बनाया दशरथ मांझी ने। क्या अब वो आने जाने में बहुत दिक्कत था, अब देखिए सुविधा हो गया। कितना छेनी हथौड़ा दिए तोड़? कोई ठिकाना नहीं है कितना छेनी हथौड़ी दिया है, कोई ठिकाना नहीं है कितना छेनी हथौड़ी दिया है बना के। पहले सोचे थे कि ऐसा पहाड़ टूटेगा और रास्ता बन जाएगा? पहले किसी को सोच नहीं था कि रास्ता बन जाएगा, पहाड़ टूटेगा। तो क्या कहते थे दशरथ मांझी? दशरथ मांझी क्या कहते थे? दशरथ मांझी वही पहाड़ तोड़े, रास्ता बनाए, छेनी हथौड़ी दिया शिबू मिस्त्री, और उससे पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाए। छेनी हथौड़ा दिया 22 पाल दिया छेनी हथौड़ा हम दिया, उसी से तोड़ के रास्ता बनाए दशरथ मांझी। फ्री दिए थे? फ्री दिए, कोई लिया नहीं हम आज तक एक पैसा, आज तक एक पैसा हम नहीं लिया, फ्री बन दिया हम हथौड़ी छेनी बना के। यदि आप छेनी हथौड़ा नहीं देते तो कैसे पहाड़ तोड़ते? छेनी हथौड़ा नहीं देते तो पहाड़ कैसे टूटता? खाली के रास्ता बनाइए, इसके लिए हम छेनी हथौड़ा दिया, आना जाना बहुत दिक्कत था, और वही हम हथौड़ा छेना बना के दिया दशरथ मांझी के, उसी से तोड़ के पहाड़ बनाई, रास्ता बनाई।
क्या बोलते थे दशरथ मांझी? दशरथ मांझी कहते थे कि हमको तोड़ देना है पहाड़ को, रास्ता बनाना है, हमको छेनी हथौड़ी चाहिए। तो छेनी हथौड़ी उनको हम फ्री में दिया 22 साल, और उसी से तोड़ के पहाड़ को रास्ता बना दी। तो आपका तो बहुत बड़ा सहयोग रहा पहाड़ तोड़ने के रास्ता बनाने में। बहुत बड़ा सहयोग दिया, हथौड़ा छेनी बना के दिया, तो उसी से पहाड़ तोड़े हैं। तो उनके पास पैसा कौड़ी नहीं था तो क्या बोलते थे? हाँ, उनके पास पैसा कौड़ी नहीं था। वो कहते थे कि तुम छेनी हथौड़ी बना के दो, हमको पहाड़ तोड़ना है, रास्ता बनाना है। तो हम देते गया बना के, 22 साल दिया, 22 साल। 1960 से 1982 तक। हाँ, 1960 से 1982 तक। जब पहाड़ टूट गया तो क्या बोले? पहाड़ टूट गया तो रास्ता बन गया, आने जाने में सुविधा हो गया। ये हैं शिबू मिस्त्री जी, हथौड़ा पुरुष। इन्होंने दशरथ मांझी को हौसले में जान फूंकी थी छेनी और हथौड़ा देकर। इन्हीं के दिए हुए छेनी और हथौड़ा से दशरथ मांझी को बल मिला और उसी छेनी हथौड़े के बल पर दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का काम किए। आपको बताऊं, हथौड़ा पुरुष शिबू मिस्त्री जी ऐसे शख्स हैं कि इन्हीं के दिए हुए छेनी और हथौड़ा का मोमेंटो बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डीएम ने सौंपे थे। इन्हीं के छेनी और हथौड़ा का मोमेंटो बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तत्कालीन जिलाधिकारी कुमार रवि ने सौंपे थे। गया के तत्कालीन जिलाधिकारी कुमार रवि ने इन्हीं के छेनी और हथौड़ा का मोमेंटो बनवाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दशरथ मांझी के महोत्सव में सौंपे थे, कि दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़ने के लिए छेनी और हथौड़ा फ्री दिए थे 22 वर्षों तक। और इन्हीं के छेनी हथौड़ा से दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का काम किया। और इन्हीं के दिए हुए छेनी और हथौड़ा से पर्वत पुरुष दशरथ मांझी ने गहलोर घाटी का सीना चीरकर सुगम राह बनाया। यह हथौड़ा पुरुष शिबू मिस्त्री जी, इन्हें हैमरमैन की संज्ञा दी गई है। जब हथौड़ा पुरुष शिबू मिस्त्री ने दशरथ मांझी को छेनी और हथौड़ा प्रदान कर रहे थे, उन्हें दे रहे थे, तब इन्हें यह पता नहीं था कि यह इतना बड़ा इतिहास रचेगा और इतिहास इतने बड़े होंगे कि उस पर फिल्म बनाए गए, किताबें लिखी गई, क्या हुए, काफी इतिहास रच डाले दशरथ मांझी। छेनी और हथौड़ा का भी अहम योगदान रहा। उसमें भी 22 वर्ष तक फ्री छेनी हथौड़ा देना एक बड़ी बात है। इनके भी हौसले मजबूत थे कि जब तक पहाड़ टूटेगा नहीं तब तक मैं छेनी और हथौड़ा देता रहूंगा। और इन्होंने उसी सिलसिला को बरकरार रखा और हथौड़ा पुरुष शिबू मिस्त्री ने 22 वर्षों तक छेनी और हथौड़ा पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को फ्री दिए। इन्हीं के फ्री दिए हुए छेनी हथौड़ा से दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर, पहाड़ का सीना चीरकर, पहाड़ का अकड़ को तोड़कर आम जनों के लिए रास्ता बनाया, जो अद्भुत है ही काबिले तारीफ भी।
प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए 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 सुनिए, हाँ कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, सुन लीजिए, सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं और आपके और 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we can do, whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided है उसका एक अंश में आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो दो अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही दो अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। उन्हीं दो अंतरों को कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सब मौजूद थे। इस प्रस्ताव के ये सभी महापुरुष इस प्रस्ताव से सहमत थे। आगे क्या होता है ये भी सुना लूं। भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं दो अंतरों को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, तब लगभग यही महापुरुष मौजूद थे। इनके साथ साथ B.R. अम्बेडकर जी भी सभा में थे और इनके साथ साथ मेरे सत्ता पक्ष के साथियों के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। वही दो अंतरे राष्ट्रगीत घोषित किए। किसी ने कोई आपत्ति जारी नहीं की, कोई आपत्ति नहीं जताई। वैसे इन तथ्यों के साथ जुड़ा एक और तथ्य भी है जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है,
एक लंबी कविता का एक अंश है, और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ही कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही बना कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? और मत बताइए बाकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, बाकी भी बेच देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर, मैं आपको आपके माध्यम से सलाह दे रहे हैं, हम छोड़ना नहीं। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए
चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप माननीय सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। क्या हो गया? आप 1 मिनट, हाँ कर दो। क्या हो गया? अंत में चिड़ी गए। माननीय सदस्य, 1 मिनट, माननीय सदस्य, आगे बढ़ो आप महोदय, आगे वंदे बढ़ो। मातरम पर सार्थक चर्चा करें। ठीक सर, इधर उधर सर, डाइवर्ट बात यही मत हो। थी सर, संक्षिप्त में बात यही थी कोई डाइवर्ट नहीं कि होना हम चाहिए अतीत अपन में को। बातें करते रहते हैं। माननीय सदस्य नहीं, आप बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करें। आप वंदे मातरम में बोले उचित रहेगा। मैंने प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन बिना तथ्य के बहुत सालों के लिए ये हम पर आरोप डाल रहे हैं। हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए, सुनने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। ये राजनीति है, हम बोलेंगे, आप वंदे बोलेंगे। मातरम बोलें। ठीक। वंदे मातरम सर। महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है, पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है, उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार तरह तरह, आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से बोल लेते हो, फिर आप सदन में बंद जो कर कुछ भी देना। बोले वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात। अच्छा, खत्म कर लेती हूँ, शेयर के एड्रेस करो आप। अध्यक्ष महोदय जी, सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। आज भी सरहद पर जवान जब दुश्मन का सामना करता है
तो उसकी छाती में वंदे मातरम गूंजता है। आज भी जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता है तो उसके दिल की धड़कन में वंदे मातरम होता है। आज भी इस देश के करोड़ों देशवासी जब अपने राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो उनकी जबान पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम आता है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। धन्यवाद। हमारा राष्ट्रगीत उस भावना का प्रतीक है जिसने गुलामी में सोए हुए भारत के लोगों को जगाया, जिसने उन्हें हिम्मत दी कि ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े होकर वह सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों के साथ सामना कर पाए। आज ये चर्चा एक भावना के ऊपर है। और जब हम वंदे मातरम ये गीत एक अधिवेशन में गाया, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं, दे रही हूं। वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे 1882 में। 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक, हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वह मन बनाते थे, वह हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है।
इस गीत की शक्ति। प्रस्तुति को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। एक मिनट, माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ सर। एक मिनट। The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture, the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I'm not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask three questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the Election Commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question, no Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity
to the election commissioner. Why would they need to give this tremendous gift that no prime minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. Now, what is the result of this institutional capture? What is the result of controlling the Chief Election Commissioner and the Election Commission? First of all, we have a set of election campaigns that are tailored for the Prime Minister. 3-month, 4-month, 5-month long campaigns are taking place so that the Prime Minister's schedule can be fitted in to the program. Second, we have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please, with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. By the way, you're talking about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar, in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. Now, so what I'm putting on the table is it is very clear that you've captured the institution. I've shown the mechanism of that capture. I'm also showing you how the Election Commission is doing things that are completely out of line. I'm not getting any answers. Right? So now let us come to how, when we're talking about electoral reform. Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction
of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law, and we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the country is faced with. You know, everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we're not just the biggest democracy, we're the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. I'm saying it, America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages, the largest number of states is this. And so our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India, stitches together the fabric of modern India, brings people together, allows them to build this great nation, is being attacked by these people. They're destroying it. You know they're destroying it. I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There's no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Thank you. प्रस्तुति को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज 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 माननीय सदस्य, प्लीज गुरु नानक जी के चित्र में भी हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत यहाँ रख देता हूँ सर। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए,
किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of his. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। मान्य
अध्यक्ष जी। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान। मेरा व्यवस्था का सवाल है। सर, मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा पैर आएगा क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको शासन करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली,
राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। $1.4 billion people, and the fabric is woven together by the vote. Let me repeat it. It is a fabric of 1.5 billion people, and it is woven together by the vote. Everything that we see, in fact, this house where I'm standing today, the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas across the country, Panchayats across the country, none of them would exist if the vote did not exist. We talk with great pride about HAL, BHEL, ONGC, Tejas, Chandrayaan. We have a list of things we say. Not one of those would exist without the vote. Speaker, sir, it is the idea that every thread, every person in the Union of India is equal that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy, and they believe that they should be on top of that hierarchy. Speaker, sir, on the 30th of January, 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. प्रस्तुति को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुति को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक।